दोस्तों ये स्टोरी का 23वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। दूसरी तरफ इंडिया में राज हॉल में बैठे थे, उनके हाथ में एक फाइल थी। वह उस फाइल को ध्यान से पढ़ रहे थे कि तभी अनन्या उनके पास आई और पीछे से उनके गले में अपनी बाहें डालते हुए उन्होंने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया। फिर राज ने अनन्या को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैंने पहले क्यों नहीं इस बात पर ध्यान दिया। इन्हें इतना परेशान देख कर अनन्या ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, अभी ज्यादा देर नहीं हुई इस मेडिसिन को लॉन्च हुए, अभी 3 महीने ही तो हुए हैं। आई एम श्योर हमारे इस एक्शन से सब कंट्रोल में आ जाएगा। जिस पर राज ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आई होप सो, बट मुझे कुछ शेयर होल्डर पर भरोसा नहीं। वह मेडिसिन बैन करने के अगेंस्ट थे। उनकी बात सुनकर अनन्या ने उन्हें समझाते हुए कहा, राज फाउंडर आप हैं, चेयरमैन भी आप हैं, सब हमारे कंट्रोल में है, वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अनन्या की बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाया। फिर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं सब हैंडल कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी आरण्या अपने नेक्स्ट फ्लाइट की अनाउंसमेंट का वेट कर रही थी कि तभी उसके कानों में एक शोर हुआ। आवाज सुनकर उसने उस तरफ देखा जहां शोर हो रहा था। उसने देखा कि वहां कई सारे रिपोर्ट्स एक आदमी को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। उनमें कुछ लड़कियां भी थी जो उचक उचक कर रिपोर्टर के बीच खड़े आदमी को देखने की कोशिश कर रहे थे। आरण्या भी सभी की तरह अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते हुए उस आदमी को देखने की कोशिश करने लगी, पर उस आदमी की उसे सिर्फ नेक ही दिखाई दे रही थी। तभी उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। अनाउंसमेंट सुनकर आरण्या ने एक नजर उस आदमी की तरफ देखा और झुंझला गई। फिर उसने जाते हुए खुद से कहा, होगा कोई सेलिब्रिटी, छोड़ना आरण्या, तुझे क्या करना है। फिर एक लड़की ने चीखते हुए कहा, यह तो कियान ओबराय है। ओ गॉड, कियान ओबराय को इतने पास से देखने का मौका मिल रहा है, आई कांट वेट एनी मोर। यह कहकर वह लड़की भीड़ की तरफ भागने लगी। वहीं आरण्या के आगे बढ़ते कदम कियान का नाम सुनकर रुक गए। उसने पहली बार यह नाम सुना था। उसने एक बार फिर पीछे पलट कर देखा, पर इस बार भी उसे उसकी सिर्फ नेक ही दिखी। फिर चिढ़ते हुए आरण्या ने खुद से कहा, क्या कर रही है तू, क्यों उसे देख रही, होगा कोई नया सेलिब्रिटी। अब तू कौन सा इंडिया में रहती है जो तुझे सबके बारे में पता होगा। खुद से ही बातें करते हुए वह वहां से चली गई। दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद ही एमपी में आरण्या अपने घर पहुंच गई थी। जैसे ही मेन डोर से अंदर आई तो उसकी नजर सामने हॉल में बैठी आंसू पर गई जो मजे से आइसक्रीम खा रही थी। आरण्या उसे वहीं खड़ी होकर देखने लगी और तभी उसने उसे घूरते हुए कहा, आंसू की बच्ची, सब अकेले ही चट कर जाने का इरादा है तेरा, या कुछ मेरे लिए भी छोड़ेगी। उसकी आवाज सुनकर आंसू चौंक गई। उसने सिर उठाकर सामने देखा तो आरण्या को अपने सामने देखकर वह उठते हुए बोली, दी आप तो नाइट में आने वाली थी ना, अभी कैसे आ गई। उसकी बात सुनकर आरण्या ने अंदर आकर कहा, माँ और पापा को सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने आने के बारे में झूठ बोला था। और फिर इधर उधर देखते हुए उसने आगे कहा, पर माँ और पापा हैं कहाँ, दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रहे। आंसू ने उनके पास आते हुए कहा, बुआ जी तो सुबह से ही किचन में हैं, आपकी पसंद की डिशेज बनाने में बिजी हैं, और अंकल ऑफिस में है। उसकी बात पर अरण्या ने कहा, और मामा मामी कहाँ हैं, वह दोनों भी नहीं दिख रहे हैं। आंसू ने स्माइल करते हुए कहा, वे दोनों नहीं आए, वह डायरेक्ट एनिवर्सरी पर ही आएंगे। यह सुन अरण्या ने भौहें सिकोड़ कर कहा, तो तू क्या यहाँ अकेली आई है। उसकी बात पर आंसू ने मुंह बनाते हुए कहा, दी आप भी तो इतनी दूर से अकेली आई हो, तो क्या मैं नहीं आ सकती। जिस पर आरू ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, मैं बड़ी हूं ना तुझसे पूरे 3 साल। फिर आंसू ने बात बदलते हुए कहा, बहुत हो गए सवाल जवाब, अब जल्दी से बताओ आप मेरे लिए क्या क्या लेकर आई हो। आंसू की बात सुनकर अरण्या ने कहा, तेरे गिफ्ट तुझे बाद में मिलेंगे, चल पहले माँ को सरप्राइज देकर आते हैं। यह कहकर दोनों उठकर किचन की तरफ चली गई। वह दोनों जैसे ही किचन में गई तो उन्होंने देखा कि अनन्या एप्रन पहने खाना बना रही थी। अरण्या दबे पांव जाकर उनके पीछे खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथ अपनी माँ की आंखों पर रखते हुए उनकी आंखों को ढक दिया। कैसे अपनी आंखें बंद हो जाने से अनन्या ने अपने हाथों से उन नाजुक मुलायम हाथों को टटोला। उन हाथों को छूते ही उनके होंठों पर स्माइल आ गई। जैसे उन्हें पता चल गया कि वह हाथ किसके हैं, उन्होंने धीरे से कहा, आरू। उनके लहजे में माँ की ममता, दर्द और अपनी बेटी से इतने टाइम बाद मिलने की खुशी शामिल थी। उनकी आंखों से हाथ हटाकर सामने आकर उनके गले लगते हुए बोली, माँ आप हर बार मुझे कैसे पहचान लेती हैं। उसकी बात पर अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, एक माँ अपने बच्चे को हजारों लाखों लोगों की भीड़ में भी पहचान लेती है।
फिर यहाँ तो कोई भी अभी नहीं है, भला मैं तुझे कैसे नहीं पहचानती। अरण्या अपनी माँ की बातें सुन रही थी, तभी उसकी नज़र मूंग की दाल के पकौड़े पर गई। उसने पकौड़ों को देखकर खुशी से कहा, यू आर टू गुड, मैं 10 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। आप पुदीने की चटनी बना लेना। यह कहकर वह अपने रूम में चली गई। उसके पीछे पीछे आंसू भी चली गई। कुछ देर बाद अरण्या और आंसू दोनों ही मूंग की दाल के पकौड़े को पुदीने की चटनी के साथ हॉल में बैठी खा रही थी। अरण्या ने खाते हुए मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां से किसी के कदमों की आहट आ रही थी। राज हाथ में अपना ब्रीफ केस लिए अंदर आए। अरण्या ने जैसे ही उन्हें देखा तो वह जल्दी से भागते हुए उनके पास चली गई और उनके गले से लग गई। राज पहले उसे देखकर चौंक गए थे, फिर उसे हक करते हुए उन्होंने कहा, आरू आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? आप तो रात में आने वाली थी ना? उन्हें देखकर अरण्या ने स्माइल करते हुए कहा, सरप्राइज पापा, अगर जल्दी नहीं आती तो आपके चेहरे पर यह स्माइल कैसे दिखती? राज ने प्यार से अपनी बेटी के माथे को चूमकर कहा, अब हमारी आरू बड़ी हो गई है, देखो तो जरा कैसे सरप्राइज देने लगी है हमें। यह कहकर उन्होंने अनन्या की तरफ देखा, वह भी मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने आरू से पूछा, ऋत्विक कहाँ है? उनके पूछने पर अरण्या ने उन्हें ऋत्विक के ना आने का रीजन बता दिया तो उन्होंने फिर से चौंकते हुए कहा, आप अकेले आई हैं? यह सुनकर उसने जल्दी से अपनी एक आंख बंद कर ली और जीभ दांतों के बीच लेते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। राज ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, बेटा एक बार बताया तो होता मुझे, मैं खुद आपको लेने आ जाता। उनकी बात पर अरण्या ने कॉन्फिडेंटली कहा, पापा लुक एट मी, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। आपको अभी लगता है कि मैं अकेले नहीं ट्रेवल कर सकती? उसकी बात सुन राज ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, पेरेंट्स के लिए हमेशा वे छोटे ही रहते हैं। राज अभी अरण्या से बात कर ही रहे थे कि तभी उनका फोन रिंग हुआ। उन्होंने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से ड्राइवर की बात सुनकर उन्होंने कहा, आरू तुम्हें एयरपोर्ट पर कैसे मिलेगी? वह घर आ गई है, अब तुम भी वापस आ जाओ। कॉल कट होते ही अरण्या ने पूछा, पापा किसका कॉल था? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्राइवर का। आप तो पहले ही आ गई, वह बेचारा अभी तक एयरपोर्ट पर आपको ढूंढ रहा है। उनकी बात सुनकर अरण्या और आंसू दोनों ही हंसने लगी। कुछ दिन बाद संजय को इंडिया आए 5 दिन से ज्यादा हो गए थे। राज सिंघानिया के कहने पर उस मेडिसिन को बैन कर दिया गया था। उसके बाद भी कंपनी के कुछ लोग इलीगल तरीके से उसकी सप्लाई कर रहे थे। जब यह बात उन्हें पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और तभी उन्होंने अपने एक ट्रस्टवर्दी आदमी रोहित से कहा, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करो और हाँ, उन लोगों का भी नाम रिपोर्ट में मेंशन जरूर करना जो यह सब काम चोरी छिपे कर रहे हैं। उनकी पूरी बात सुनकर रोहित ने कहा, सर यू डोंट वरी, मैं 2 दिन के अंदर सारे प्रूफ के साथ आपको रिपोर्ट सबमिट करता हूँ। 2 दिन बाद आज राज और अनन्या की एनिवर्सरी थी। आंसू और आरू दोनों मिलकर एनिवर्सरी की प्रिपरेशन कर रही थी। अरण्या ने इन दिनों में अपनी माँ और पापा दोनों को ही नोटिस किया था। उनके पेरेंट्स किसी बात से परेशान दिख रहे थे और अरण्या पेरेंट्स के बारे में सोचते हुए स्टडी रूम में आंसू के साथ मिलकर बुक्स शेल्फ को ठीक कर रही थी। तभी बुक शेल्फ की एक डोर से सारी फाइल नीचे गिर गई। आंसू ने फाइल को नीचे गिरते देख कर कहा, आप ठीक कर रही हो या सब खराब कर रही हो? जिस पर अरण्या ने जल्दी से आगे कहा, सॉरी यार, यह गलती से मेरे हाथ से गिर गया। यह कहते हुए अरण्या की आवाज एकदम से स्लो हो गई और वह बैठकर फाइल को उठाने लगी। एक फाइल से कुछ पेजेज बाहर निकले हुए थे। वह उन्हें हाथ में लेकर पढ़ने लगी। फिर अचानक से वह उठी और उसने आंसू से कहा, तू यह सब ठीक कर, मैं अभी आती हूँ। जिस पर आंसू ने चीखते हुए कहा, यह सही है, रायता आपने फैलाया और समेटने के लिए मुझे बोल रही हो? वह उसकी बात को इग्नोर कर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वह लिविंग रूम में गई जहां अनन्या और राज बैठे बातें कर रहे थे। अरण्या ने अचानक से उन पेपर्स को उनके सामने रखते हुए कहा, पापा यह क्या है? राज ने पेपर्स को देखते हुए कहा, आपको यह कहाँ से मिला? अरण्या ने रूठ होते हुए कहा, पापा यह जरूरी नहीं कि यह कहाँ से मिला, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या सच में इस मेडिसिन के फाउंडर आप हैं? तभी अनन्या ने बीच में ही कहा, आरू यह कैसी बात कर रही हो? फिर अरण्या ने थोड़ा गुस्से में कहा, हाँ हाँ, क्योंकि मैंने इस मेडिसिन के बारे में पढ़ा है, इसलिए पूछ रही हूँ। आप जानते हैं ना, मैंने मॉडर्न मेडिसिन के स्टडी में पूरे कॉलेज में टॉप किया है, मुझे इन सब के बारे में पता। यह कहकर उसने राज की तरफ देखा। अरण्या की बात सुन राज ने जवाब देते हुए कहा, बेटा आपको क्या लगता है कि आपके पापा किसी को कॉपी करेंगे? यह सुनकर बस वहीं सोफे पर बैठ गई और उसने परेशान होकर कहा, पर पापा 2 लोग सेम मेडिसिन के फाउंडर कैसे हो सकते हैं? उसके सवालों पर राज ने उससे सब बता दिया जो अब तक उसकी कंपनी में होता आ रहा था। अपने पापा की पूरी बात सुनने के बाद अरण्या ने गुस्से में कहा, पापा आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा।
इससे पहले कोई हम पर केस करे, हमें इसके अगेंस्ट केस फाइल करना होगा। यह सुनकर राज ने उसे समझाते हुए कहा, क्या करना है, कैसे करना है, यह सब मैं देख लूंगा, पर आप यहाँ नहीं रह सकती, आपको वापस जाना होगा। उनकी बात पर अरण्या ने चिढ़ते हुए कहा, पर क्यों? राज ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इन सब में पड़े, और आपकी माँ है ना, हम सब देख लेंगे। अब आप वहाँ यूएस चली जाओ और वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। यह सुनकर वह गुस्से में खड़ी हो गई और उसने अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा, नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को प्रॉब्लम में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाई को पता चला तो वह भी वापस इंडिया आ जाएंगे। अब जब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अरण्या ने अपनी बात पर जोर दिया था। राज उसकी टोन सुनकर समझ गए थे कि वह नहीं मानेगी। तब भी उन्होंने एक आखिरी कोशिश करते हुए उससे कहा, देखो बेटा, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली, बस एक बार रिपोर्ट तैयार हो जाए, फिर सारे सबूत के साथ मैं केस फाइल कर दूंगा। अरण्या ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पापा, एक बार सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। उसने यह इतने प्यार से कहा कि इस बार उसकी जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। दूसरी तरफ संजय अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, सुना है उसने अपने पालतू कुत्ते रोहित को हमारे पीछे लगा दिया है। संजय ने उसकी बात पर कहा, लगाने दो, क्योंकि अब जो होने वाला है उसके बाद ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। उसकी बात पर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। फिर संजय ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मेरे पास एक ऐसे आदमी का सपोर्ट है जिसकी खबर राज को दूर दूर तक नहीं हो। इतना कहकर वह शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए मुस्कुराने लगा, लेकिन सब अभी भी उसे असमंजस से देख रहे थे। फिर उसने अपना प्लान डिस्कस करते हुए आगे कहा, अगर उसने रिपोर्ट सबमिट कर केस फाइल कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा करियर ही नहीं हमारा वजूद तक मिट जाएगा और मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा हम सबको। वह अभी बोल ही रहा था कि तभी एक आदमी ने बीच में ही कहा, तो क्या आपने कुछ सोचा है इस बारे में? संजय ने सोफे पर अपनी पोजीशन चेंज की और उसकी तरफ देखते हुए कहा, वही तो बता रहा हूँ। यह कहकर वह सभी को अपना प्लान बताने लगा, अगर कंपनी का डायरेक्टर ही मर जाएगा तो। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए सभी को देखने लगा। उसकी बात सुनकर एक आदमी ने जवाब देते हुए कहा, प्रेजेंट डायरेक्टर के मरने के बाद सभी शेयर होल्डर की सहमति से उसके वारिस को डायरेक्टर बना दिया जाएगा। कान इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से, बात बराबर की है। जो काम हम राज को करने से रोक रहे हैं वही काम बाद में उसका बेटा करेगा। उसकी पूरी बात सुनकर संजय ने सरकास्टिकली स्माइल करते हुए कहा, अगर वह वारिस भी ना रहा तो? उसकी बात पर फिर से उसी आदमी ने कहा, अगर ऐसा होता है तो जिसके भी पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर होंगे और सभी शेयर होल्डर्स की सहमति से उसे ही चेयरपर्सन चुना जाएगा और वह डायरेक्टर बन जाएगा। संजय ने सारी बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, बहुत दिनों तक राज किया है इस कंपनी पर सिंघानिया ने, अब वक्त आ गया है कि इस कंपनी की बागडोर कोई और संभाले। यह सुनकर उस आदमी ने चौंकते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? फिर खुद ही सब समझते हुए उसने जल्दी से कहा, कहीं आप उनकी फैमिली? उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी संजय ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें तो पता ही है आजकल कितने हादसे होते हैं, क्या पता एक हादसा राज सिंघानिया की एनिवर्सरी के दिन भी हो जाए। यह कहकर उसने सभी को डेविल लुक दिया। उन सब के वहां से जाने के बाद संजय ने किसी को कॉल किया और कॉल पर उसने कहा, तुम दोनों के लिए एक काम है। दूसरी तरफ से कॉल पर सुन रहे रक्षित ने कहा, जो भी काम है उसकी डिटेल मेल कर दो, काम हो जाएगा। संजय ने उसकी बात सुन ओके कहा और स्माइल करते हुए कॉल कट कर दिया। 2 दिन बाद सिंघानिया मेंशन को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया। आनंद और ऐश्वर्या भी आ गए थे। उन दोनों से मिलकर अरण्या ने कहा, आई मिस यू मामा जी। अनंत ने उसे साइड से हक करते हुए कहा, वे मिस टू यू बेटा। फिर सभी गेस्ट आ जाने के बाद राज और अनन्या ने अपनी 28वीं एनिवर्सरी का केक कट किया। अरण्या ऋत्विक को यह सब वीडियो कॉल पर दिखा रही थी। वह अपने इम्पोर्टेंट केस की वजह से अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी में शामिल नहीं हो पाया था, पर अनन्या के खुराफाती दिमाग ने उसे वीडियो कॉल के जरिए इस खुशी में शामिल कर लिया था। सभी ने पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पार्टी के बीच में ही रोहित ने एविडेंस के साथ रिपोर्ट को राज को हैंड ओवर कर दिया। राज कल ही केस फाइल करने वाले थे। सभी गेस्ट के जाने के बाद अनंत ने अनन्या से कहा, दीदी मुझे आज ही वापस जाना होगा, मेरी कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अनन्या ने अनंत को रोकते हुए कहा, क्या बात हुई है, आज ही आए हो और आज ही जाने की बात कर रहे हो? यह कहकर अनन्या ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और अनंत की तरफ से मुंह घुमा लिया। तभी अनंत ने अनन्या के सामने जाकर दोनों कान पकड़
लिए और उनसे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी दी, आगे से पक्का 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा दी, प्लीज दी, क्या मैं जाऊं? जिस पर अनन्या ने उन्हें एक नजर देखा और एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, जाने वाले को कभी कोई रोक सकता है क्या? अब जब तुमने तय कर ही लिया है तो चले जाओ। उसकी बात सुनकर अनंत उनके गले लग गए और प्यार से बोले, अगली बार आपकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। अनन्या उनकी बात पर मुस्कुराने लगी और फिर अनंत राज से मिले और फिर सबसे मिलने के बाद वहां ऐश्वर्या और आंसू के साथ वापस चले आए। जब सब चले गए तब अरण्या गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जाने लगी कि तभी अचानक उसकी नजर 2 अजनबी लोगों पर गई। अरण्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, कौन हैं आप दोनों और यहाँ क्या कर रहे हैं? वे 2 लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क और सिर पर कैप पहनी हुई थी, उन दोनों ने अरण्या को देखा और उनमें से कहा, मैम, हम लोग अनन्या मैडम के कहने पर डेकोरेशन हटा रहे हैं। अरण्या ने एक नज़र पूरे घर को देखा। उसका घर सजा हुआ बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तभी उसने उनसे कहा, यह काम तो आप लोग सुबह भी कर सकते हो। उसकी बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। वह दोनों रमन और रचित थे। तभी रमन ने कहा, मैम ने अभी ही करने के लिए कहा। अरण्या ने दोनों को एक नजर देखा और बिना कुछ बोले ऊपर चली गई। उधर अनंत आंसू और ऐश्वर्या के साथ घर जा रहा था कि तभी कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार अचानक रुक गई। यह देखकर अनंत परेशान हो गई। उनकी कार बीच रास्ते में ही खराब हो गई थी। तभी आंसू ने खुश होते हुए कहा, देखो पापा, कार भी नहीं चाहती हम आज घर जाएं। वापस चलते हैं ना, कल चले जाएंगे, मुझे अब नींद भी आ रही। उसकी बात सुनकर अनंत ने ऐश्वर्या की तरफ देखा तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया और वापस चलने के लिए कहा। वह लोग कार से बाहर आए और टैक्सी लेकर वापस चले गए। आंसू ने टैक्सी में बैठते ही अरण्या को मैसेज कर दिया था। उधर अरण्या उसका मैसेज पढ़ते ही खुश हो गई और अपने रूम से बाहर आई तो देखा पूरे घर में अंधेरा था। सब सो चुके थे। अरण्या किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह घर से निकलकर आंसू के कहने पर बाहर गार्डन में आ गई और इधर-उधर टहलते हुए उसके आने का वेट करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से तीनों बाहर निकले और आंसू दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी थी। अभी उसने आंसू की तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से बम फटने की आवाज आई और वह झटके से दूर जा गिरी। उसे गिरते ही पीछे पलट कर देखा तो उसका पूरा घर आग की लपटों में था। वह जल्दी से उठकर माँ पापा चीखते हुए घर के अंदर जाने लगी कि तभी अनंत ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह अपने घर को जलता देखकर बेतहाशा रोए जा रही थी तो वहीं अनंत उसे पकड़े खड़े थे। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। ऐश्वर्या और आंसू भी इस नजारे को देखकर डर से सहम गई। वे दोनों भी रोने लगी। अनंत उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। अभी वह अरण्या को संभालने के लिए कुछ कहते उससे पहले ही उनके कानों में एक आवाज आई और आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी से अरण्या के मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज को उसके मुंह में ही दबा दिया। फिर उन्होंने इधर-उधर देखा तो पीछे के गार्डन में रमन और रचित खड़े थे। वे कॉल पर किसी से बात कर रहे थे। रमन ने कॉल पर कहा, आपका काम हो गया, सबूत के साथ उनकी चिता भी जला दी हमने। अनंत ने इतना सुना और वह जल्दी से अरण्या को लेकर छुप गए और उनके वहां से जाने के बाद वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए। फ्लैशबैक एंड अनंत की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उनके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। सुहानी ने इतना कुछ सहा था, यह जानकर सभी को उसके लिए बुरा लग रहा था। कियान भी गुस्से में अंदर ही अंदर जल रहा था। फिर अनंत ने आगे कहा, मैंने सोच लिया था कि मैं आरू को हमेशा के लिए यहाँ से दूर भेज दूंगा ऋत्विक के पास, पर जब यह सब बताने के लिए मैंने ऋत्विक को कॉल किया तो पता चला उसी रात ऋत्विक की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी, इसलिए मैंने वह शहर ही छोड़ दिया और सब छोड़कर आरू को लेकर दिल्ली आ गया और फिर दिल्ली से मुंबई। मैं जानता था कि अगर आरू के जिंदा होने का सच उन्हें पता चला तो वह उसे भी मार देंगे। उसे बचाने के लिए ही मैं आज तक उसे लेकर एक शहर से दूसरे शहर भटक रहा था। अनंत की बातें सुनकर सबके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुहानी का पास्ट इतना दर्द भरा होगा। अनंत ने सुहानी
सुहानी को देखते हुए आगे कहा, इससे पहले कि आरू के जिंदा होने की खबर उन लोगों को पता चलती, मैं उसके अगले दिन ही अपना सब कुछ छोड़कर आरू को लेकर दिल्ली आ गया। और फिर दिल्ली से मुंबई। हमेशा लग्जरियस लाइफ जीने वाली लड़की ने अपने हालात से ऐसे समझौता कर लिया कि ऑर्डिनरी लड़की की तरह आम जिंदगी जीने लगी। अनंत जब सब बताकर चुप हो गए तो वहां सब कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। सबके ख्यालों में इस वक्त सुहानी थी। वह सभी वहां खड़े उसी के बारे में सोच रहे थे। एक 19 साल की लड़की ने एक रात में ही अपना परिवार खो दिया था और अनाथ हो गई थी। सुहानी ने इतनी कम उम्र में बहुत दर्द सहा था और उसे अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक वह हिम्मत हार चुका होता। सुहानी सच में एक ब्रेव गर्ल थी। यह सब सोच रहे थे कि वहीं कियान उसके दर्द को फील कर रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। वह यह सोच ही रहा था कि तभी अनंत ने फिर से कहा, मैं और उसे कहना चाहता था कि वह सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करे, पर इसके इरादे देखकर मुझसे कुछ कहा नहीं गया। मैं कहता भी कैसे कि वह अपने माँ बाप के कातिलों को भूल जाए। नहीं, मुझसे यह कहा नहीं गया। वह उनसे अपना बदला लेना चाहती थी। वह उन सभी को मार डालना चाहती थी जिन्होंने उसे अनाथ बनाया, और फिर इन सब में मैं भी उसका साथ देने लगा। यह कहकर वह कियान को देख रहे थे। वह भी उन्हें ही देख रहा था और सभी उन दोनों को देख रहे थे। फिर उन्होंने आगे कहा, वे लोग नहीं जानते थे कि आरू उस ब्लास्ट में बच गई थी, पर अब आरू ने खुराना को मारा तो उन्हें उसके जिंदा होने की खबर लग गई और उन्होंने फिर से आरू को मारने के लिए उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए। सभी अनंत बोल ही रहे थे कि तभी रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर ने जब सबको एक नजर देखा तो सबके चेहरे पर उन्हें सीरियस लुक दिखा। एक पल के लिए वह उन्हें देखकर सोच में पड़ गई। फिर उनकी नजरें वहां खड़े 4 हैंडसम हंक पर गई और वह उन चारों को देखकर एक बार फिर सोच में पड़ गई और खुद से ही बोली, इन सब में उस लड़की का हस्बैंड कौन होगा। वह सब भी डॉक्टर को ही देख रहे थे और उनके कुछ बोलने का वेट कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने रिहान को देखा और खुद से ही कहा, हाँ, यह हो सकते हैं उसके हस्बैंड। यह कहकर वह रिहान की तरफ बढ़ गई। कियान उन लोगों के बीच ऐसे खड़ा था कि उसका सिर्फ साइड फेस ही उस डॉक्टर को दिख रहा था, पर वह डॉक्टर को पूरा देख पा रहा था। तभी डॉक्टर ने रिहान के पास आकर उसे देखते हुए कहा, आपसे कुछ बात करनी है, आपकी वाइफ के बारे में। जब डॉक्टर ने यह कहा तो रिहान एकदम से हैरान हो गया और वह कियान को देखने लगा। राहुल और शिव को यह देखकर उसे सीरियस मोमेंट में भी हंसी आ गई थी, क्योंकि जब उस डॉक्टर ने रिहान को सुहानी का हस्बैंड कहा तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और कियान का डर दोनों ही दिख रहा था। तो वहीं वे तीनों लड़कियां भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और अपने मुंह पर हाथ रखकर वे स्माइल करने लगी। फिर कियान ने आगे आते हुए कहा, सी इज माई वाइफ। यह सुनकर डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे सॉरी कहा। जब उन्होंने कियान को सामने से देखा तो वह उसे देखती रह गई। अब उन्हें सुहानी से जलन हो रही थी। उन्हें चुप देखकर कियान ने उनके पास आकर कहा, क्या बात करनी थी आपको। उसकी आवाज सुनकर वह होश में आई और उन्होंने जल्दी से कहा, आप अंदर मेरे साथ चलिए। कियान ने कुछ नहीं कहा और उनके साथ अंदर चला गया। उसने अंदर आते ही देखा तो सुहानी अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने उसे देखते हुए पूछा, क्या आपको मिस कॉल साइकिल और प्रेगनेंसी के बारे में पता है। यह 2 ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैक्सिमम 90% लोग जानते थे, पर ज्यादा अच्छे से बहुत ही कम लोग जानते थे। कियान का ऑरा और उसका नेचर दोनों ही अलग थे। वह एक जेंटलमैन था। उसे कहाँ इन सब के बारे में इतना पता था। उसे तो बस बिजनेस करना और अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना आता था। उसने कुछ देर सोचकर डॉक्टर से कहा, अ लिटिल बिट। कियान के आंसर को सुनकर डॉक्टर ने कहा, आपको यह तो पता होगा ना, प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद प्रेग्नेंट लड़की को मिस कॉल साइकिल जैसी प्रॉब्लम नहीं होती अगले 9 महीने तक, जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाती। कियान कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ डॉक्टर की बात सुन रहा था। तभी डॉक्टर ने आगे कहा, आप यह बेड पर रेड स्पॉट देख रहे हैं। डॉक्टर के कहने पर उसने सुहानी की तरफ देखा। वह जिस बेड पर लेटी थी उस बेड पर 3 से 4 जगह बड़े बड़े रेड स्पॉट थे। यह देखकर उसकी भौहें तन गई और उसने डॉक्टर को डेंजरस लुक देते हुए देखा।
उसके इस तरह से देखने से वह डॉक्टर भी डर से सहम गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, इन्हें ब्लीडिंग हो रही है। इनकी कंडीशन को देखकर और उनका चेकअप करने के बाद मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जितनी ज़्यादा वह फिजिकली टायर्ड हैं उससे कई गुना ज़्यादा वह मेंटली डिस्टर्ब हैं। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में इस तरह की कंडीशन आपकी वाइफ की हेल्थ और उनके बच्चे के लिए सही नहीं है। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, वैसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लेडीज में ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, पर आपकी वाइफ के केस में यह नॉर्मल नहीं है। मैं 1 वीक तक इन्हें ऑब्जर्व करूंगी। अगर इस दौरान उन्हें ब्लीडिंग नहीं हुई तो सब ठीक रहेगा, पर अगर हुई तो आप समझ रहे हैं ना व्हाट आई वांट टू से। कियान ने सुहानी को देखते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तभी डॉक्टर ने फिर से कहा, आप कोशिश करिए कि वह ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। वह खुशी जो अभी सुहानी और उसकी लाइफ में आई थी, अब उसके जाने का डर उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। वह बाहर आया तो सभी उससे सुहानी के बारे में पूछने लगे। कियान ने कुछ नहीं कहा और वहां से सीधा अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक पोस्ट होटल में वीआईपी रूम में जहां करीब इस वक्त 20-25 लोग बैठे थे, उन सभी के चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव थे। किसी के चेहरे पर गुस्सा तो किसी के चेहरे पर बेहद नफरत थी। फिर एक शख्स ने सबके बीच से उठते हुए कहा, मैं जानता हूँ हम में से कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि हम अभी यहीं एक दूसरे को मार सकते हैं। हम सभी एक दूसरे के बिजनेस राइवल्स हैं, पर इसके बाद भी आज हम यहाँ एक साथ हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त किए बैठे हैं और जिस वजह से हम यहाँ एक साथ हैं वह वजह भी हम सब बखूबी जानते हैं। जैसे ही वह आदमी बोलकर चुप हुआ, उसी टाइम रूम की लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ होते ही प्रोजेक्टर ऑन हुआ और मर चुके होते और वहाँ हमारी लाश पड़ी होती, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हम पर कियान कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ उसकी हुकूमत नहीं, राघव का राज चलता है। तभी ललित को बीच में ही रोकते हुए रजत सिन्हा ने कहा, किस राघव की बात कर रहे हो तुम, जो खुद कियान से हारकर पिछले 1 मंथ से बेड पर पड़ा है। रजत की बात पर ललित ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, शेर जख्मी हुआ है पर मरा नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना सिन्हा, घायल शेर मौत का फरिश्ता होता है। घायल शेर का एक भी वार खाली नहीं जाता। यह कहकर उसने सबकी तरफ देखते हुए आगे कहा, हमें बस राघव की ताकत बनना है, उसे सपोर्ट करना है। याद रखो, एक राघव ही है जो कियान के सामने खड़ा हो सकता है, उसे मारकर उससे हमारा बदला ले सकता है। जहां पर एक तरफ कियान के सारे दुश्मन इकट्ठे होकर उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी को होश आ रहा था। सुहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने कियान का चेहरा था। वह उसके हाथों को अपने हाथों में लिए बैठा था और उसे ही देख रहा था। सुहानी ने जैसे ही उसे देखा तो वह जल्दी से उठते हुए कियान के गले लग गई। वह समझ गया कि सुहानी अभी भी डरी हुई। कियान ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। इस वक्त वे दोनों ही अकेले थे और सब बाहर बैठे सुहानी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कियान के कहने पर शिवी और स्वाति ने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। वह अभी भी उसे अपनी बाहों में भरे बैठा था और फिर उसने धीरे से उसके कान में कहा, सब तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। कियान की बात सुनकर वह उससे अलग हुई और फिर कियान ने सुहानी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो। उसने स्माइल करते हुए अपना हाथ उसके हाथ में हाथ रख दिया। वह उसके सहारे बेड से उतरी और फिर दोनों ही एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। कियान ने जैसे ही रूम के डोर को ओपन किया तो बाहर का नजारा देखकर सुहानी हैरान हो गई और अपनी आंखें बड़ी किए सभी को देखने लगी। शिवी, रिहान, राहुल, स्वाति, शिव और आंसू, उन सबके हाथों में बहुत प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज थे और पूरे फर्श पर ढेर सारे बैलून और छोटे छोटे बेबी टॉयज फैले हुए थे। सुहानी यह सब देखकर खुश हो गई। उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कियान की तरफ हैरानी से देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या आपको पता चल गया? तो वहीं उसने भी अपनी पलकें झपकाकर उसकी नजरों से पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उसने बिना किसी की परवाह करते हुए कियान को जोर से हक कर लिया। उन दोनों को देखकर उन सबकी आंखें बड़ी हो गई थी और वह सभी मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को हक किया था। सुहानी जब बेहोश थी तब कियान ने सबको उसकी कंडीशन के बारे में बता दिया था और उन सबको खुश रखने के लिए कहा था।
यह छोटा सा सरप्राइज उसी का एक हिस्सा था। अभी भी वह दोनों एक दूसरे को हक किए खड़े थे और फिर किसी के गले साफ करने की आवाज आई। सुहानी ने जब आवाज सुनी तो वह अपने सेंस में आते हुए उससे अलग हुई। फिर उसने उस तरफ देखा जहां से वह आवाज आई थी। वहां उसके मामा मामी खड़े थे। दोनों को देखकर सुहानी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली और तभी अनंत और ऐश्वर्या उसके पास आए और दोनों को बधाइयां देते हुए उन्होंने कहा, खुश रहो बेटा। फिर ऐश्वर्या ने उसकी नजर उतारी और उसे सोफे पर आराम से बिठाकर सबको देखते हुए उन्होंने इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, स्वाति, आशु और शिवी, आज से तुम तीनों सुहानी के खाने पीने और बाकी सभी चीजों का ध्यान रखोगी। तुम सभी को उसका बहुत ध्यान रखना होगा। तीनों ने एक साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया। आशु जल्दी से सुहानी के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, दी, मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा। मैं मासी बनने वाली हूँ। कितनी खुशी की बात है। मुझसे तो हैंडल ही नहीं हो रही है यह खुशी। जैसे ही उसने कहा ठीक है, उसी टाइम शिव भी अपने घुटनों के बल सुहानी के सामने बैठते हुए बोला, आई आल्सो भाभी, मैं चाचू बनने वाला हूँ। आई कांट बिलीव इट। उसकी बात सुनकर आशु ने उसकी बाजू पर जोर से चिमटी काटी। उसके ऐसा करने से उसकी चीख निकल गई और वह अपनी बांह सहलाते हुए उसे घूरकर देखने लगा और उसे देखकर बोला, पागल लड़की, या क्या किया तुमने? आशु अपने दांत पीसते हुए बोली, आपको बिलीव नहीं हो रहा था ना, तो बस वही करवा रही थी। देखो यह सच है, आप सच में अंकल बनने वाले हो। अंकल, यह कहकर उसने शिव को चिढ़ाया। सब आशु की बात सुनकर हंसने लगे और शिव उसे मुंह बनाए देख रहा था। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, बस एक बार तुम्हारी वीकनेस पता चल जाए, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें, पागल लड़की। शिवी और स्वाति दोनों सुहानी के अगल बगल बैठी थी। सबको ऐसे हंसते मुस्कुराते देखकर कियान भी उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा स्माइल कर रहा था, पर उसका चेहरा और उसकी आंखें उसके होठों पर आई स्माइल का साथ नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में ललित की बात सुनकर सबने उससे एग्री किया, पर सबके अंदर थोड़ी बहुत झिझक और डर भरा था। वह डर कियान का था और उसके डेंजरस रूप का था। सबकी फोटो दिखाने के बाद वापस से स्क्रीन पर डेविल की फोटो आ गई थी और सब उसी को देख रहे थे। तभी मीटिंग रूम का डोर झटके से खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धक्का देकर डोर खोला हो। सबकी नजरें आवाज सुनकर डोर की तरफ गई। सामने राजीव खड़ा था, होठों के बीच ब्रांडेड सिगार लिए, एक हाथ में पैंट की जेब में डाले और दूसरे हाथ में गन लिए वह अंदर आया। राजीव की उम्र भले ही ज्यादा थी, पर उसके शौक उसे नौजवान बनाते थे। जहां एक तरफ राघव ने सुहानी को देखने के बाद अपनी रातें रंगीन करना छोड़ दिया था, वहीं राजीव आज भी अपनी रातें हसीन लड़कियों के साथ बिताया करता था। वह अंदर आया और स्क्रीन पर दिख रही कियान की फोटो पर एक बुलेट फायर की। या बुलेट देखकर एक पल के लिए सभी डर गए और फिर उसने स्टाइल से अपने मुंह से सिगार निकाली और मास्टर चेयर पर बैठ गया। फिर वह सभी को अपने शैतानी नजरों से देखने लगा और उन्हें देखते हुए बोला, हाँ तो कौन है वह लोग जिन्हें मेरे साथ हाथ मिलाने से प्रॉब्लम है? राजीव के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर और उसकी टोन को सुनकर सब डर गए और तभी सबने एक साथ कहा, हम सब आपके साथ हैं। राजीव सबके मुंह से हाँ सुनकर अपने होठों को तिरछा मुस्क करके मुस्कुराया, जैसे ही वह खुद पर ही प्राउड फील कर रहा था। दूसरी तरफ इंडिया में कियान सुहानी को अपनी बाहों में उठाए रूम में ले जा रहा था। तभी सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, नीचे उतारो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। कियान ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, क्यों चलोगी तुम खुद, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? जहाँ भी जाना है मुझे बताओ, मैं ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सुहानी उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। फिर उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपने दांत पीसते हुए कहा, अब क्या आप मुझे वॉशरूम में भी ऐसे ही लेकर जाएंगे? उसकी बात पर कियान ने उसे अपनी गहरी नशीली आंखों से देखते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो शावर भी दिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर सुहानी के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए थे और वह भी मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, मैं भी किससे आरजू कर रही हूँ, भला राक्षस के आगे कभी किसी की चलती है? कियान ने उसे बेड पर बिठा दिया और खुद उसके सामने खड़े होकर कहा, कुछ चाहिए तुम्हें? सुहानी ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। उसने फिर से पूछा, कुछ खाओगी? इस पर फिर से उसने अपना सिर ना में हिला दिया। कियान उसके पास बैठ गया और उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, किस बात से परेशान हो? सुहानी ने कॉलेज में घटी घटना को याद करते हुए कहा, आप कुछ पूछेंगे नहीं मुझसे?
उसने प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ रख दिए, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे सब पता चल गया है। यह कहकर उसने सुहानी के चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी किसी के भी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए यह करोगी? उसकी यह बातें सुहानी को खुशी से भर गई थी। उसने कियान की आंखों में देखते हुए कहा, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। वह खुद को बहुत लकी समझ रही थी, जो उसे कियान जैसा हस्बैंड मिला था। एक लड़की जो भी बातें अपने हस्बैंड में चाहती थी, वह सब उसमें था। उसका खुद को लकी समझना एक तरह से बिल्कुल जायज था। आफ्टर ऑल उसके पास कियान जो था, वह उठकर बैठ गई। फिर उसने कियान का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब लाते हुए उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, थक गए होगे ना, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसकी बात सुनकर वह स्माइल करने लगा। फिर कियान ने अपना एक हाथ उठाकर उसके स्टमक पर रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। सुहानी के होठों पर स्माइल आ गई। उसने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, गिफ्ट तो आपने मुझे दिया है वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट। जहां एक तरफ प्यार ही प्यार था, तो वहीं दूसरी तरफ तकरार ही तकरार थी। शिव और आंसू दोनों एक दूसरे को परेशान करने के मौके तलाश रहे थे। शिव यही सब सोचते हुए अपने रूम में चहलकदमी कर रहा था और फिर कुछ सोचते हुए रूम को अनब्लॉक करके बाहर जाने लगा। आंसू हाथ में दूध का गिलास लिए उसके रूम के बाहर खड़ी थी। उसने जैसे ही डोर पर लॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया था कि तभी शिव ने डोर ओपन कर दिया। वह उसे अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई। दूध का गिलास और आंसू दोनों ही गिरने वाले थे, लेकिन उसने दोनों को संभाल लिया। उसने आंसू को देखा जो आंखें भींचे उसके हाथ के सहारे लटकी हुई थी। यह देखकर वह मुस्कुराया। फिर उसने एहसान जताते हुए उसे कहा, खोल लो अपनी बिल्ली जैसी आंखों को, एक बार फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। उसकी बात सुनकर आंसू ने अपनी आंखें खोली और उसे घूरने लगी। उसने जब देखा कि वह उसे घूर रही है तो वह चिढ़ गया। फिर उसने भी उसे घूरते हुए कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, जाओ गिरो। यह कहकर उसने आंसू की कमर से अपना हाथ हटा लिया। वह गिरने लगी, पर तभी उसने खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। शिव उसके इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था। वह अचानक आंसू के उसकी कॉलर पकड़ने से डिसबैलेंस हो गया और उसे लेकर फ्लोर पर गिर गया। गिरने की आवाज पूरे रूम में गूंज गई। खुद को संभालने के चक्कर में उसके हाथ से दूध का गिलास भी छूट गया था और उसकी आवाज भी पूरे कमरे में गूंज गई। आंसू उसके नीचे दबी हुई थी और उसके हाथ में शिव की कॉलर थी। वहीं शिव का चेहरा उसके कंधे पर था। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आंसू को घूर कर देखते हुए कहा, एक काम भी तुम सही से नहीं कर सकती ना? आंसू ने भी उसी टोन में कहा, मैंने कहा था गिराओ मुझे। फिर मुंह बनाते हुए बोली, जैसी करनी वैसी भरनी। आंसू को घूरते हुए शिव जैसे ही उठने को हुआ कि तभी एक खिंचाव के साथ वह वापस से उसके ऊपर गिर गया। एक दूसरे के इतने करीब रहकर दोनों को कुछ फील हुआ और आंसू ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। शिव ने फ्लोर पर एक जोर से मुक्का मारा। तभी आंसू ने गुस्से में कहा, अब हटो भी मेरे ऊपर से। उसकी बात सुनकर वह उठने लगा तो उसे फिर से खिंचाव महसूस हुआ। उसने आंसू से नजरें हटाकर अपनी गर्दन की तरफ देखा, जहां उसके गले की चेन उसकी टी शर्ट के बटन में उलझी हुई थी। शिव ने यह देखकर खुद से कहा, बस इसी की कमी थी, यह भी हो गया। पता नहीं यह पागल लड़की मेरे बारे में क्या उल्टा पुल्टा सोच रही होगी। तभी आंसू ने चिल्लाते हुए कहा, देख क्या रहे हो, निकालो इसे। उसकी आवाज सुनकर उसने अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, कैसे निकालूं? अगर मैंने अपने हाथ इस्तेमाल किया तो मैं फिर से तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर आंसू ने सोचते हुए कहा, बोल तो सही रही हो। यह सोचकर उसने उसे देखते हुए कहा, ठीक है मैं करती हूँ। यह कहकर वह उसकी चैन की बटन से निकालने लगी। पर वह ऐसी उलझी थी कि उससे निकल ही नहीं रही थी। तभी शिव ने यह देखकर धीरे से कहा, आई थिंक तुम्हें बटन खोलने होंगे। उसने जैसे ही यह कहा, आंसू उसकी बात पर चीखते हुए बोली, क्या? नो वे। तभी शिव ने उसे एरोगेट लुक देते हुए कहा, बिना बटन ओपन किए यह निकलेगी भी नहीं। आंसू ने उसे घूरते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसकी बात पर शिव ने फ्री स्टाइल में कहा, ठीक है तो फिर ऐसे ही लेटी रहो। आंसू ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है आप उधर देखो। शिव ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें देखने का। उसकी बात पर आंसू का मन किया कि वह अभी उसके सिर के बाल नोच ले और उसे खूब पीटे। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। फिर उसकी चेस्ट पर दोनों हाथ रखकर उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। शिव उसके ऊपर से हटते हुए साइड में गिर गया। आंसू उठी और वह जल्दी से अपने शर्ट के खुले बटन क्लोज करने लगी। जब वह अपनी शर्ट के बटन क्लोज करके पीछे मुड़ी तो वह उसे गुस्से में देख रहा था।
आंसू ने भी गुस्से में देखा और फिर दूध का गिरा हुआ गिलास उठाया और उसे शिव के ऊपर फेंक कर भाग गई। इससे पहले कि वह गिलास उसके सिर पर लगता, शिव ने जल्दी से गिलास को कैच कर लिया और उसे भागते देखकर कहा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर जब सुहानी की खातिरदारी में लगे थे, जिसे देखकर अब उसका सिर दर्द करने लगा था। सुहानी कभी अपनी प्लेट में रखे खाने को देखती तो कभी उन तीनों को, जो उसकी प्लेट में खाना ठूंस ठूंस कर भरने के बाद उसे अपने दांत दिखा रही थी। उसे नहीं पता था कि दो आंखें उसे ही देख रही हैं। फिर शिव उसे देखकर सरकास्टिकली वे में मुस्कुराया और अपना एक हाथ डाइनिंग टेबल के नीचे ले गया। आंसू का एक हाथ टेबल के नीचे था, तभी शिव ने टेबल के नीचे से ही उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। यह होते एकदम से चौंक गई और बगल में बैठे शिव को गुस्से से देखने लगी। शिव उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। आंसू को परेशान करके उसे बहुत खुशी मिल रही थी। फिर आंसू ने धीरे से अपने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। शिव ने भी स्माइल करते हुए सबको एक नजर देखा, अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे परेशान किया ना, अब बारी तुम्हारी। यह कहकर उसने उसे एक शरारती लुक दिया। यह देखकर आंसू ने उसे धमकी देते हुए कहा, मैं सबको बता दूंगी। यह सुनकर उसने सबको देखा और फिर उसे देखते हुए धीरे से कहा, क्या बताओगी? अगर तुमने यह कहा तो कल रात जो हुआ वह भी मैं तुम्हें सबको बताना पड़ेगा। आंसू ने गुस्से में कहा, आप ना, मैं क्या? शिव ने कहा और उसे देखने लगा। आंसू ने उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेट होकर कहा, बहुत बदतमीज हो गए हैं आप। उसकी बात पर शिव ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने ऐसा कौन सा बदतमीजी वाला काम किया है जो तुम मुझे बदतमीज कह रही हो? तभी आंसू ने उसके हाथ में जकड़ा और अपना हाथ टेबल के नीचे से ऊपर किया और उसे दिखाते हुए कहा, या उसने यह इतनी जोर से कहा था कि शिव के साथ बाकी सब भी उसे देखने लगे, पर वह सभी शिव के हाथ में उसका हाथ देखते उससे पहले ही उसने जल्दी से आंसू का हाथ छोड़ दिया और बाकी सब की तरह वह भी अपने चेहरे पर क्वेश्चन मार्क लिए उसे देखने लगा और फिर उसे देखते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? क्या तुमने भूत देख लिया? या कहते हुए उसके होठों पर शरारत भरी स्माइल थी। बाकी सब भी उससे शिव की तरह ही सवाल करने लगे। आंसू ने सबको देखा और हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं। उसे ऐसे परेशान देखकर शिव को बड़ा ही मजा आ रहा था। तो वहीं आंसू उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और उसे देखकर खुद से बोली, नेवला गलत नाम रखा है मैंने इनका, या तो गिरगिट है। गिरगिट रंग बदलने में एक्सपर्ट। फिर सभी ब्रेकफास्ट करने लगे। कियान ब्रेकफास्ट के बाद स्टडी रूम में चला गया तो उसके पीछे पीछे अनंत, राहुल और रिहान भी चले गए। वह सभी स्टडी रूम में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। कियान ने अनंत की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कितने लोग हैं उस कंपनी में जो आज आपका साथ दे रहे हैं? अनंत ने कहा, कंपनी में ऐसे 2% लोग हैं जो आज भी संजय के अगेंस्ट खड़े होते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे बारे में पता है। अनंत ने अपनी बात कहने के बाद कियान से सवाल करते हुए कहा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? उसने एक टक सुहानी को देखते हुए कहा, सुहानी को उसका हक दिलाऊंगा। उसकी बात सुन अनंत ने कहा, पर बेटा अब यह मुमकिन नहीं है। वह अभी बोल ही रहे थे लेकिन कियान ने बीच में ही कहा, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है और सुहानी तो फिर भी लीगल ऑनर है उस कंपनी की, उसे उसका हक मिलकर रहेगा। यह सुन अनंत ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, पर यह तुम करोगे कैसे? जिस पर कियान ने कहा, मैं अपना एक आदमी भेजूंगा। वह आपको बस कंपनी में मौजूद लोगों की हेल्प से उसे कंपनी के अंदर तक पहुंचाना है, बाकी सब वह खुद ही संभाल लेगा। अगर किसी को उस पर शक हो गया तो अनंत ने चिंता करते हुए कहा। उसकी बात पर कियान ने होठों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए कहा, जब आज तक राघव को उस पर शक नहीं हुआ तो उन्हें कैसे होगा? या कहकर उसने राहुल की तरफ देखा तो उसने कियान का इशारा समझते हुए कहा, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। कियान ने अनंत को देखा, वह बहुत ही घबराए और कंफ्यूज लग रहे थे। उसने उनकी घबराहट को दूर करते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए, वह कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। वह मेरा FC स्पेंड है। उसकी परछाई को भी उसके ऊपर शक नहीं होता। अब जब कियान ने उसे उस आदमी को अपना हुक्म का इक्का बताया तो जाहिर सी बात है वह कोई आम आदमी तो नहीं होगा।
अब सभी उसे देखने के लिए क्यूरियस हो रहे थे। राहुल की तरह ही अर्पित को भी कियान ने 15 साल की उम्र में अपने चाइल्ड फाउंडेशन से गोद लिया था। एक लड़का जो खुद उस समय 19 साल का था, वह अपने साथ एक भरोसेमंद आदमियों की टीम बना रहा था। राहुल और अर्पित दोनों एक ही चाइल्ड फाउंडेशन में थे, जिसकी नींव अधिराज ओबराय ने रखी थी। अर्पित को शुरू से ही जासूसी करने का बहुत शौक था। कियान ने उसका इंटरेस्ट देखकर उसकी ट्रेनिंग भी उसी फील्ड में करवाई जिसमें वह इंटरेस्ट था। आज तक वह कियान की तीसरी आंख बंद कर उसके लिए उसके दुश्मनों की गैंग में शामिल होकर काम कर रहा था। अर्पित आज तक अपने सभी मिशन में सक्सेसफुल रहा था। जब कियान ने उसे राघव के पास भेजा था तो उसने भी राघव का भरोसा जीतने के लिए अपनी जान लगा दी थी। 2 से 3 बार अर्पित ने राघव पर चली गोली को अपने ऊपर ले लिया था और तभी से वह राघव का भरोसेमंद आदमी बन गया था और कियान को उसकी इनफॉरमेशन देने लगा था। रिहान, सुहानी, स्वाति और आंसू सभी को एक नजर देखा और फिर खुद से कहा, अब क्या चल रहा है इनके छोटे से दिमाग में। फिर शिवी ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और वह उसे सुहानी के बगल बिठाते हुए बोली, भाई प्लीज आज आप ऑफिस से ऑफ ले लो। कियान ने उसे बिना एक्सप्रेशन के देखा और कहा, क्यों? सुहानी ने उसके क्यों का जवाब देते हुए कहा, आपकी बहन को मूवी देखनी है। उसकी बात सुनकर कियान ने कहा, हाँ तो देख लो, तुम लोगों को मूवी देखने से किसी ने नहीं रोका है। उसकी बात पर शिवी ने कहा, भाई आपको याद भी है आप, मैं और शिव भाई, हम तीनों ने एक साथ लास्ट टाइम मूवी कब देखी थी? फिर शिव को देखते हुए वह आगे बोली, भाई आप बताओ ना कब देखी थी? शिव अपने गाल पर उंगली रखकर ऊपर देखते हुए सोचने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ याद आया, जब मैं एडल्ट स्टैंडर्ड में था। उसकी बात सुनकर पहले तो सब थोड़े हैरान हो गए और फिर उसके एक्सप्रेशन देखकर सब हंसने लगे। सुहानी ने कियान की बाजू पकड़ उसे थोड़ा झुकाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, मान जाइए ना, एक दिन की ही तो बात है। कियान ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए और फिर शिवी को देखते हुए कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा आज मैं ऑफिस। शिवी ने इतना सुना ही था कि वह खुशी से उछल पड़ी। फिर शिव ने कहा, अब मूवी का प्लान गर्ल ने बनाया है तो मूवी कौन सी देखेंगे? उसके सवाल पर गर्ल्स कुछ कहते उससे पहले ही उसने जल्दी से कहा, मूवी हम चूज करेंगे। यह कहकर वह राहुल की तरफ मुड़ा और दोनों डिस्कशन करने लगे। कुछ मिनटों तक डिस्कशन करने के बाद दोनों ने एक साथ कहा, हम हॉरर मूवी देखेंगे। आंसू ने इतना ही सुना था कि उसके पसीने छूट गए और वह झट से बोली, नहीं मैं नहीं देखूंगी, मुझे भूतों से डर लगता है। यह सुनकर शिव के कान खड़े हो गए और वह मन ही मन खुद से बोला, चलो इस पागल की वीकनेस तो पता चल गई, अब तो इसे मैं भूत ही भूत दिखाऊंगा। यह कहकर वह मुस्कुराए जा रहा था और उसकी नजरें आंसू को एकटक देख रही थी, जैसे उससे कह रही हो अब तेरा क्या होगा पागल लड़की। फिर आंसू का साथ देते हुए शिवी ने भी कहा, भाई यह चीटिंग है, मैं नहीं देख रही अब कोई भी मूवी। उसकी बात सुन शिव ने कहा, क्या अब तुझे क्या हुआ? यह मूवी देखने का प्लान तो तेरा ही था ना? उसने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भाई, प्लान मेरा था, पर यह किसने कहा कि हम हॉरर मूवी देखेंगे? फिर स्वाति ने भी कहा, हाँ हम हॉरर मूवी नहीं देखेंगे, हम कोई कॉमेडी मूवी देखेंगे। उसकी बात पर राहुल ने कहा, वह तो हम रोज ही देखते हैं, पर आज हम हॉरर मूवी ही देखेंगे। यह कहकर उसने शिव को हाई फाई दिया। उसकी बातें जहां सभी लड़के समझ गए थे तो वहीं लड़कियां उसे कंफ्यूजन में देखने लगी, जिस पर उन्हें देखते हुए शिव ने कहा, ज्यादा मत सोचो, भी थोड़ा बहुत दिमाग है वह भी खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुन आंसू, स्वाति और शिवी तीनों उसे कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करके घूरने लगी और फिर आंसू ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? जिस पर शिव ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, यही कि हम सब जानते हैं भूत वूत कुछ नहीं होता, वह तो बस अपनी एक्टिंग से सबको डराने की कोशिश करते हैं और तुम बेवकूफ लड़कियां उन नकली भूतों से डर भी जाती हो। अपनी बात पूरी करके वह उन पर हंसने लगा। उसे हंसते देखा आंसू उसे खा जाने वाली आंखों से देखते हुए बोली, मैं मूवी देखूंगी, वह भी बिना डरे। अंदर शिव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, उसे जो करना था वह कर चुका था। आंसू को देखते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, अब आएगा मजा, चलो छिपकली, आज तुम्हें मैं भूतों की दुनिया की सैर करवाऊंगा। रिहान और राहुल ने शिवी और स्वाति की तरफ देखा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन्हें देखते हुए एक साथ कहा, हम भी तैयार हैं। सुहानी ने उनकी बातें सुनकर कियान की तरफ बेबसी से देखा तो उसने उसके डर को भांप लिया और फिर उसने सुहानी को उसके कंधे से पकड़ते हुए कहा, डोंट बी फेयर, आई एम फियर। उसकी बात सुनकर उसे कुछ सुकून मिला और वह मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी।
पर वह तीनों ही शिव और राहुल को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। फिर ऐश्वर्या और अनंत के जाने के बाद सभी मूवी देखने की प्रिपरेशन में लग गए। एक बॉक्स में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न और चॉकलेट के ढेर सारे पैकेट्स थे। एक सर्वेंट ने उस बॉक्स को ले जाकर थिएटर में रख दिया। राहुल और शिव दोनों ही मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, या यूं कहें कि स्वाति और आंसू डरते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। वहीं रिहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। वह वहां से बिना किसी को बताए खिसक जाना चाहता था, लेकिन तभी शिव की नजर उस पर गई और उसने रिहान के कंधे पर हाथ रखकर उसे जाने से रोक लिया। रिहान उसकी तरफ मुड़ा तो शिव ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? रिहान ने डायरेक्ट कहा, मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है। दूर खड़ी शिवी उसकी बातें सुन रही थी। उसे रिहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह उसे गुस्से में घूर कर देखने लगी। फिर शिव ने कहा, आज सब ने अपने ऑफिस से ऑफ लिया है, तो आप कैसे कहीं जा सकते हैं? आपको भी मूवी देखनी ही पड़ेगी। यह कहकर उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, अरे मूवी ना सही, उन लोगों की डरती हुई शक्ल ही देख लेना। उनकी डरी हुई शक्ल देखकर ही आपको मजा आ जाएगा। यह कहकर वह हंसने लगा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।